हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नंदकिशोर जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोग यहां पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स टेक्स्ट बुक है हमारी क्लास 9 की। इसका हम लोग पूरी तरह से जो हमारी एसएस की है, सिविक्स का जो चैप्टर्स है अभी हमारे चल रहे हैं, हम लोग उनको डिटेल से पढ़ रहे हैं। मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें समरी प्लस में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और जो डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं उनकी मीनिंग भी। और जो अच्छी बात है, आपको पता ही है, हिंदी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन भी मिलेगा आपको, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलो बच्चों, आज जो हमारा जो नया चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है और जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा कि भाई डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों होती है ना। क्या बिना डेमोक्रेसी के कोई गवर्नमेंट रन हो सकती है, ये सब। अब गवर्नमेंट जो है वो तो हमने पढ़ा सर कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो सर इसमें इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है ना, इनका फंक्शन, इनका वर्किंग कैसे होगा, ये भी हमें समझना चाहिए बच्चों, है ना। ये आपके सवाल हो सकते हैं, डाउट हो सकते हैं। तो आज हम लोग जो डेमोक्रेसी है उसमें कौन कौन से ऐसे अरेंजमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस है, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ना। ताकि क्या है कि डेमोक्रेसी क्या है, मेजॉरिटी का रूल होता है ना, लोगों का रूल होता है, पीपल्स सिस्टम होता है, पीपल्स रूलिंग सिस्टम होता है। तो इसलिए हमें इनमें जो अरेंजमेंट है तो हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th एसएस सिविक्स का ये आपके सामने जो है लेसन नंबर 4 है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। शुरू करते हैं बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है, थोड़ा ओवरव्यू हम लोग पहले देख लेते हैं कि भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, इसमें जैसा कि आपको चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। तो चैप्टर नंबर 1 में हमें खाली इतना ही पता चला कि भाई इट इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड। तो खाली इतना ही नहीं होता है ना। इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे कि वोटिंग के अलावा लोगों के भी कुछ ऐसे लिमिटेशंस होती है, गवर्नमेंट के ऊपर भी लिमिटेशन होती है। तो ये सब इस चैप्टर में हम लोग हमारे डाउट को दूर करेंगे। सो इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है ना। सो उन्हें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज दे कैन नॉट रूल। ये भी होता है, दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन द इंस्टीट्यूशंस। ये कौन लगाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। वो वहाँ पे सेट कर देता है कि ये आपके अरेंजमेंट है, इन्हीं के अंडर में और विद इन द बाउंड्री ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर नहीं करती है कोई सरकार तो वहाँ पे पनिशमेंट भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि भाई पनिशमेंट कौन करता है ना। दिस चैप्टर is about the working of such arrangements or institutions in a democracy. We also try to understand this by looking at the manner in which the major decisions जो हमारे होते हैं, जैसा कि हमने पहले में भी पढ़ा था कि भाई ये डेमोक्रेसी का अच्छा सा फीचर है कि हम लोग इसमें मेजर जो डिसीजन लेने वाले हमारे इलेक्टेड रूलर्स होते हैं उनको हम लोग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इलेक्शन आफ्टर ऑल हमें प्रोवाइड करता है चॉइस। तो मेजर डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री, ये भी हम लोग इसमें समझेंगे कि कैसे डिसीजन लिया जाता है। वी आल्सो लुक एट हाउ डिस्प्यूट रिगार्डिंग दीज डिसीजंस, अगर कोई ऐसा डिसीजन आ गया जिसकी वजह से दूसरी किसी कम्युनिटी को प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे कैसे इन डिस्प्यूट्स का या इन डिसीजंस का रेजोल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और कौन करता है सॉल्यूशन, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में वी कम अक्रॉस 3 इंस्टीट्यूशन दैट प्ले अ वाइटल रोल और की रोल इन मेजर डिसीजंस। जो मेजर डिसीजन जो लेते हैं ना, हमने बोला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे होते हैं वो लेते हैं, तो खाली वो ही नहीं लेते हैं, हमारे उन इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग उन्हें रूल करना पड़ता है। तो मेजर जो 3 हमारे इंस्टीट्यूशन कौन से हुए हैं, आपने 6, 7, 8 में भी पढ़ा है। लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जुडिशरी यानी न्यायपालिका, यानी कि इसका काम होता है लॉ बनाना। लेजिस्लेचर का काम लेजिस्लेशन करना यानी कि कानून बनाना, फिर एग्जीक्यूट करना यानी इम्प्लीमेंट करना। जो कानून बना दिया है लेजिस्लेचर ने उन्हें एग्जीक्यूट भी करना होता है, तो ये काम इनका हो जाता है। एग्जीक्यूशन का काम लेजिस्लेचर का नहीं होता है और एग्जीक्यूशन का काम कानून बनाना नहीं होता है, अलग अलग हो गए। अब मान लो कि इन्होंने जो कानून बनाया, लेजिस्लेचर ने कानून बनाया और एग्जीक्यूटिव ने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि इसका काम खाली इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना होता है। दोनों में डिस्प्यूट हुआ है ना, डिस्प्यूट हुआ तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे जो डिस्प्यूट हुआ
तो उस डिस्प्यूट में सोल्यूशन कौन करेगा? न्यायपालिका, जस्टिस प्रोवाइड करती है हमें। देखते हैं हम लोग कैसे, है ना। और भी थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड ऑलरेडी रेड समथिंग अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन इन आवर अर्लियर क्लासेस। Here we shall quickly summarize them and move on to asking about various important and larger questions. In this case of each institution we ask, हर एक में हम पूछेंगे कि क्या इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है ना, एंड हाउ इज दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड, जो तीनों इंस्टीट्यूशन हैं एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, व्हाट मेक्स इट्स फंक्शंस मोर और लेस डेमोक्रेटिक, किस तरह से एक जो ऑर्गन है, मान लो लेजिस्लेचर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ या जुडिशरी हुआ, वो क्या या तो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगा या फिर कम होगा, तो कैसे वो हो सकता है, ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव, ये पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है, इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल द institutions together carry out their daily work of the government. Sometimes we compare them with smaller institutions in our democracies. ये भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। In this chapter we take our examples from working of the national level government, that is also known as central government. You can also call it union government or just government of India. ये अलग अलग एक ही गवर्नमेंट के नाम है जो नेशनल लेवल पे होती है, यानी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, है ना। स्टेट में आपके स्टेट लेवल के होते हैं, वहाँ पे कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जगह पे चीफ मिनिस्टर और आपके गवर्नर, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। वाइल रीडिंग दिस चैप्टर यू कैन थिंक ऑफ एंड डिस्कस एग्जाम्पल्स फ्रॉम द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इन योर स्टेट। ये भी आप थोड़ा सा कंपेयर कर लेना। हम लोग चलते हैं, हमारा पहला टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कि भाई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। इनके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये होते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं। अब आपने प्रीवियस जो क्लासेस है आपने ये पढ़ा, सर एक लेजिस्लेचर होता है, बिल्कुल। दूसरा कौन सा हुआ सर? दूसरा हुआ एग्जीक्यूटिव, जो हमने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट अभी देखे ना, तो वही है हमारे। और तीसरा होता है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। तो ये होता है। अब इनको हमने डिवाइड किया, इनमें भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर में आप देखोगे तो लोकसभा और राज्यसभा आएगा आपका, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारी व्यवस्थापिका होती है जिसमें हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, है ना, हमारे कॉमन डेमोक्रेसी में। तो जो पार्लियामेंट होती है उसके दो हाउसेज होते हैं, दो घर होते हैं। एक होता है हमारा ये जो है लोअर हाउस, यानी जिसे हम लोकसभा बोलते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हाउस होता है ये, है ना, पीपल्स असेंबली भी आप बोल सकते हो। फिर होता है स्टेट असेंबली के लिए या स्टेट रिप्रेजेंटेशन के लिए राज्यसभा होती है। ये हमारा यहाँ पे टेम्पररी होता है, गवर्नमेंट के साथ में बदलता रहता है, जबकि ये परमानेंट होता है। कैसे होता है वो भी हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। फिर दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव, जिसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है ना। इसके भी दो पार्ट हो गए आपके, है ना। तो यहाँ पे परमानेंट कौन से हुए? जो आईएएस, आईपीएस और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव में आते हैं, सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, यानी कि अगर गवर्नमेंट बदलती है तो उनका अपॉइंटमेंट खारिज नहीं होता है या फिर उनका कैंसिलेशन नहीं होता है, वो कंटिन्यू अपनी सेवा में रहते हैं। जबकि पॉलिटिकल में कौन हुए? हमारे लीडर। गवर्नमेंट चेंज हुई तो सारे लीडर भी चेंज हो जाएंगे। आज बीजेपी का रूल है, कल कांग्रेस का होगा, परसों आपके आम आदमी पार्टी का। तो वो लोग जो है ना कंटिन्यूस बदलते रहते हैं बेस्ड ऑन द इलेक्शन, है ना। इलेक्शन में किसकी जीत हुई तो उसके हिसाब से वो पॉलिटिकल होते हैं, है ना। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उन्हें हम बोलते हैं। फिर हम लोग जुडिशरी की बात करें तो इसको हमने वर्टिकली डिवाइड किया है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट, इस तरह से चलता है। ये वर्टिकली होता है, ये अपेक्स बॉडी होती है सुप्रीम कोर्ट, है ना, उच्चतम न्यायालय जिसे हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा सा हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, और डिसीजन अगर हुआ तो उसमें अगर प्रॉब्लम हुई तो कैसे उसका सॉल्यूशन होने वाला है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका जो ये चैप्टर शुरू होता है तो छोटा सा ये आपको दिया हुआ है। ये क्या है? ये गवर्नमेंटल ऑर्डर है, ऑफिस मेमोरेंडम भी आप इसको बोल सकते हो। क्या है ये? ऑफिस मेमोरेंडम है। तो अब इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसमें कुछ मैसेज है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है जो इश्यू हुआ था एक ऑर्डर के लिए, दैट इज आल्सो नोन एज ऑफिस मेमोरेंडम। गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास करती है उसे ऑफिस मेमोरेंडम भी हम कह सकते हैं, बोलते हैं। अब ये जो है ना, आपको यहाँ पे डेट भी पता चलेगी, यहाँ पे है ना। तो अगस्त 13, 1990 को ये ऑर्डर पास हुआ था। अब इसमें जैसा कि ये है क्या, सो लाइक ऑल द गवर्नमेंटल ऑर्डर्स इट हैड आल्सो सम नंबर्स
OM नंबर ये सब लिखा हुआ है इसमें, है ना, कि भाई ये OM नंबर यानी ऑफिस मेमोरेंडम नंबर इतना इतना है और ये इसलिए और इस तारीख को पास हुआ था। अब उसके बाद में आप देखोगे नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन साइन द ऑर्डर। इस ऑर्डर को जब पास हुआ, गवर्नमेंट ने जो ऑफिस मेमोरेंडम पास किया उसमें साइन किसका हुआ? हमारे जॉइंट सेक्रेटरी का। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? क्या गवर्नमेंट ने ऑर्डर लिया या फिर जॉइंट सेक्रेटरी ने ऑर्डर लिया? ये ऑर्डर मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर लिया होगा, फिर साइन यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी ने किया होगा, ऐसा आपके माइंड में आता होगा? नहीं, इनमें सबका रोल होता है। कैसे? हम लोग समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। जैसा कि ये एक ऑर्डिनरी सर्कुलर है या नोटिस है, जैसा कि आप अपनी स्कूल में देखते हो, भाई नोटिस आया है, कल को ये एग्ज़ाम है, परसों को ये है, ये भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिस, या फिर कोई मान लो कोई एनुअल फंक्शन का नोटिस। सो ये एक ऑर्डिनरी जैसे ही लगता है, बट दिस वन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकेम ए सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स। लेकिन जब ये हमने देखा अभी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। अब ये हार्ड वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड है आपका। कंट्रोवर्सी का मतलब डिस्प्यूट। एक कम्युनिटी को पसंद था, दूसरी कम्युनिटी को पसंद नहीं था, तो कंट्रोवर्सी हुई। कब तक हुई? सालों साल चलती रही। क्यों हुआ? लेट्स सी हाउ द डिसीजन वाज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर। बाद में क्या हुआ ये भी सब हम लोग समझते हैं। ऑर्डर जो है ना अनाउंस्ड हुआ है अ मेजर पॉलिसी डिसीजन के लिए। ये जो गवर्नमेंट का हमने ऑर्डर देखा, ये ऑफिस मेमोरेंडम जो देखा अभी, इसमें एक कुछ पॉलिसी थी, पॉलिसी नहीं लॉ था। क्या लॉ था वो? 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व्ड फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC। ये एक कम्युनिटी है। कैसी? जैसे आपको पता है SC वाले होते हैं शेड्यूल कास्ट, ST वाले होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, OBC वाले होते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना। तो इन्हीं के जैसा एक और था SEBC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। एजुकेशनली भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है। तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का लिए यहाँ पे 27% जो है ना वैकेंसीज अगर गवर्नमेंट पास करती है वैकेंसीज में, तो वहाँ पे 27% जो पोस्ट है किसमें? सिविल सर्विसेज में, है ना। जैसे IPS IAS ये हमने पढ़ा था अभी, UPSC का, है ना। UPSC के अलावा और भी जो सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम होगी उनमें जो हमारे सिविल पोस्ट होंगे 27% रिजर्वेशन हो जाएगा। किनका? इन कम्युनिटी का जो बिलोंग करते हैं। अब ऐसे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कौन कौन है ऐसे? जैसे SC ST OBC को आइडेंटिफाई करते हैं, उस वैसे ही हम इसको भी करेंगे। उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ तो करेगी, है ना। तो वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। ये क्या है? तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो है इज़ अनदर नेम फॉर दोज पीपल वो बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इसे ऐसा समझ लिया कि भाई ये जो पर्टिकुलर कोई कास्ट है जो सोशली और हमारे एजुकेशनली बैकवर्ड रह गई है। अब इसका भी सॉल्यूशन कैसे हुआ वो भी हम लोग देखेंगे, और आइडेंटिफिकेशन भी कैसे हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। द बेनिफिट टू द जॉब रिजर्वेशन स्टिल वाज गिवन टू ओनली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड OBC। अब तक जो मिल रहा था ना वो इनको मिल रहा था। ओनली पर्सन बिलोंग टू बैकवर्ड कास्ट वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27%। ऐसा था भाई कि जो भी SC BC का, OBC का, ST का या SC का जो उनके पास में सर्टिफिकेट होता है, भाई सर्टिफाइड है कि भाई ये इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, केवल उनको ही मिलता था हमारा 27% रिजर्वेशन। अब बड़ी सी मेजोरिटी वाले लोग हैं जो ऐसे अनक्लेम से, क्लेम तो नहीं कर सकते थे, वो अनक्लेम प्रोटेस्ट से वो हमेशा डिस्प्यूट करते थे कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए, है ना। फ्री का माल सबको चाहिए होता है। वैसे ही यहाँ पे सिस्टम हुआ, अदर कुड नॉट कॉम्पीट फॉर दीज जॉब्स, इसलिए वो सेवरल ईयर्स के लिए कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी बच्चों। फिर क्या हुआ? अब इसको जो डिसीजन लिया दैट वाज द लार्ज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पॉलिसी दैट वाज डिसाइडेड टू इशू मेमोरेंडम। बट वी शुड थिंक कि किसने ये डिसीजन लिया है। Clearly, such a big decision couldn't have been taken by the person who signed that document। जो जॉइंट सेक्रेटरी था उसने तो नहीं लिया होगा, क्योंकि उनका काम साइन करना होता है। वो एक तरह से क्या कौन होते हैं?
परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेकिन पॉलिसी कैसे आई उनके पास में, ये भी हम लोग इसमें देखते हैं, है ना। तो इसको बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ऑफिसर वाज merely in only implementing the instructions given by the Minister of Personal and Public Grievances, Pensions, of which the department was a part. ये आपको पता होना चाहिए। We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. You have already read in the previous class about some of the main points that you covered there. अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई डिसीजन मेकिंग में हमने जो प्रीवियस क्लासेस में भले ही पढ़ा होगा, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो डिसीजन लेने वाला पर्सन होता है वो होता है प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि ही इज़ और सी इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट यानी यहाँ पे खाली आपका स्टेट नहीं है, पूरी कंट्री है। तो कंट्री का हेड कौन होता है? हमारे प्रेसिडेंट साहब। एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। हमारे कंट्री में हाईएस्ट फर्स्ट सिटीजन भी हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट को, तो इसलिए वो हेड है हमारे स्टेट के। तो वो इन्वॉल्व थे। और कौन थे इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में? प्राइम मिनिस्टर, दैट इज आल्सो रेफर्ड एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट जो होती है ना, यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इनके हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। स्टेट में चीफ मिनिस्टर एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल द गवर्नमेंट पावर्स, टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट क्या है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मीटिंग करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डिसीजन लेते हैं और अपना पावर का रियल में ये पावर करते हैं। तो रियल पावर इनके पास होता है। देखो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि भाई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीचों बीच रियल पावर किसके पास होती है और नॉमिनल पावर किसके पास होती है। नॉमिनल मतलब जो नाम से पावर होता है। सारे ऑर्डर पास होते हैं तब जब नेम या साइन होता है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट के पास में नॉमिनल पावर होता है। और रियल में एक्चुअल में जो पावर का एक्सरसाइज करते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये कंफर्म होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गए, फिर पार्लियामेंट। हमने पहले भी बोला लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस होते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द वोट्स इन लोकसभा टू बिकम लोकसभा मेंबर और प्राइम मिनिस्टर। ये भी हम लोग इलेक्शन में हमने पढ़ा था 3 चैप्टर में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, कि भाई लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, जो सबसे ज़्यादा वोट लेके आता है प्राइम मिनिस्टर बनता है। सीधी सी बात है, ठीक है भाई। सो वर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम विच वी हैव डिस्कस्ड? लेट्स फाइंड आउट। ये सब थे इसमें, हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम वाज जस्ट culmination of a long chain of events. Culmination means result, consequence. ये जो हमने ऑफिस मेमोरेंडम देखा पढ़ा वो था एक रिजल्ट, बहुत सारी बातों का, बहुत सारी इवेंट्स का रिजल्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। हमने पढ़ा बच्चों, SEBC का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा डिमांड भी हुआ, और डिमांड में उन्होंने बोला कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। तो ये बहुत टाइम से चला आ रहा था, तो इसको शांत करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सेटअप किया? सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसे हम लोग समझ सकते हैं कि भाई ये जो था ना, पॉपुलरली हमारा मंडल कमीशन भी है। क्यों? बिकॉज इट वाज हेडेड बाय BP मंडल। ये जो कमीशन था, इनके जो हेड थे हमारे कमिश्नर, वो थे मंडल। इसके लिए हम इस सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को मंडल कमीशन भी कहते हैं। ये याद रखना आपको, जो 1979 में बना था, सेटअप हुआ था। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अगले साल 1980 में प्रेजेंट की गवर्नमेंट में। लोकसभा राज्यसभा में दोनों में बातें शुरू हो गई कि भाई 27% ऑफ रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट की जो सिविल पोस्ट थी शुड बी रिजर्व्ड फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला कि वास्तव में मिलना चाहिए। मतलब ये कमीशन था जिसने आइडेंटिफिकेशन किया कि वास्तव में क्या इन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी डिमांड थी। अब डिमांड थी तो गवर्नमेंट ने बहुत देखा कि मेजोरिटी में डिमांड हो रही है, तो उसका पता लगाना भी होता है ना। ऐसे ही नहीं है कि ना कि भाई किसी ने ये मांगा तो मिल गया, उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो इस
सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने या मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया, अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भाई ये है ना, इनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। अब जैसे इन्होंने अपनी रिपोर्ट में तो बोल दिया, तो फिर पार्लियामेंट में अब बहस शुरू हो गई, लोकसभा में, राज्यसभा में, है ना। तो फाइनली क्या हुआ, मेनी पार्लियामेंट्रीज एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशन रिकमेंडेशन। जो इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, देखो कोई भी कमीशन होता है ना जो गवर्नमेंट सेटअप करती है, उनका काम रिकमेंडेशन देना होता है, इम्प्लीमेंट करना नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट करना, है ना। तो गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर है वो और लेजिस्लेट करेगी कमीशंस को। कैबिनेट मीटिंग्स जो होते हैं ना उसमें सब डिस्कशन होता है, बाद में ये सब कमीशन सेटअप होता है। कमीशन सेटअप के बाद में उनका काम ये होता है चेकिंग करना, बात सही है या गलत है, अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर देना, बस रिकमेंडेशन देने का काम होता है। कभी भी ये ध्यान रखना, इम्प्लीमेंट करने का पावर इनके पास नहीं होता है। उन्होंने ये दे दिया। फिर क्या हुआ आगे जाके कि क्या ये लो बना, हम लोग बात करते हैं। जनता दल एक बहुत पॉलिटिकल पार्टी थी, बहुत बड़ी, कांग्रेस के अपोजिशन में। प्रॉमिस दैट इफ वोटेड टू पावर इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। जैसा अभी हमने चौधरी देवीलाल के बारे में पढ़ा था, हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शन याद करो, वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे क्या बोला था, वो लोक दल था, ये जनता दल है। लोक और जनता एक ही हुआ ना सर? हाँ भाई एक ही हुआ, लेकिन दल कोई नाम अलग अलग होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ठीक है ना। तो ये जनता दल थे। अब यहाँ पे कौन थे, वीपी सिंह, और वहाँ चौधरी देवीलाल, ये ध्यान रखना आएगा वैसे भी। और इसने अपने वो रैली में बोल दिया, हमने ये भी बोला कि भाई चौधरी देवीलाल जी आए थे, बहुत 5 घंटों तक भीड़ वेट कर रही थी उनका, फिर ये भी आए। उन्होंने बोला कि अगर हमको आप जिताते हो, अगर हमको आपने वोट किया, हम मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें जो रिकमेंडेशन थी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, आप हमें जिताइए। बात क्या होती है फिर, जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर द इलेक्शन इन 1989। अब देखो 1979 में गवर्नमेंट ने कमीशन सेटअप किया, अगले साल 1980 को रिकमेंडेशन दिया, तो 1980 से लगा के 1989 तक 9 सालों तक वो रिकमेंडेशन फाइलों के नीचे दब से रह गई, है ना। फाइल के नीचे फाइल, फाइल के नीचे फाइल। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्लेम किए, जनता दल ने बहुत लार्ज लेवल पे, नेशनल लेवल पे, मास मूवमेंट के थ्रू और रैली के थ्रू बोला कि भाई अगर जिताया हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब क्या हुआ, इलेक्शन हुआ 1989 में और गवर्नमेंट बन गई जनता दल की। लीडर वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और हमारे वीपी सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। अब क्या हो गया फिर, तो उन्होंने वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन जैसे इम्प्लीमेंट किया बहुत सारे डिबेट्स, डिस्कशन, कंट्रोवर्सी बहुत सालों तक चलती रही। लागू होने के बाद भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन। वीपी सिंह की गवर्नमेंट हो गई, है ना। ये अब प्रेसिडेंट साहब ने बोल दिया भाई मेरा इंटेंशन पूरा है, गवर्नमेंट जो बोल रही है हम लोग साइन कर देते हैं, ये लो एन के सिर साइन हो गया। अब वो साइन होने के बाद में वो लो बन गया, लेकिन अभी आगे जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाएगा, साइन वहाँ होके फिर पब्लिकली पब्लिश होगा, फिर जाके इम्प्लीमेंट होता है वो, है ना। ऑन 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट took a formal decision to implement the recommendations. Next day, Prime Minister VP Singh informed the Parliament about the decision through a statement in both the houses of the Parliament. ये हुआ, ये हमारी प्रोसेस हुई कि भाई पहले प्रेसिडेंट ने हाँ बोल दिया कि ठीक है, कैबिनेट मीटिंग होगी, प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया, ये सारे लेजिस्लेचर के और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के पार्ट से इंस्टीट्यूशन है और अरेंजमेंट से, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इन्हीं से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। अब क्या हुआ फिर, सेवरल डॉक्यूमेंट्स took place after that. The decision of the cabinet was sent to the Department of Personnel and Training. अब जो डिसीजन लिया गया वो अब गया है जॉइंट सेक्रेटरी के पास में। The senior officers or joint secretary of the department drafted an order in line with the cabinet decision and took the minister's approval. An officer signed the order on behalf of the union government. ये ध्यान रखना, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से या उनके बिहाफ पे साइन करते हैं। दिस वाज
हाउ ऑफिस मेमोरेंडम नंबर जो हमने पहले बात किया ये था, इस तरह से ये लागू हुआ बच्चों, इम्प्लीमेंट हुआ। ये ध्यान में रखना है आपको, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि ये नंबर वापस आपके आ जाते हैं। फिर आगे क्या हुआ, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जैसे इम्प्लीमेंट हुआ, दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री में कंट्रोवर्सी का बहुत ही ज़्यादा माहौल हो गया। न्यूज़पेपर मैगजीन्स फुल थे हमारे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ के, ओपिनियन की भाई नहीं लगाओ हटाओ। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वर वायलेंट। अब देखो एकदम नेशनल लेवल पे आग की तरह ये मामला फैल गया था पूरी कंट्री में। प्रोटेस्ट हुआ, सामने से बचाव के भी प्रोटेस्ट हुए, नहीं कोई बोला नहीं गलत है हमें इंसाफ चाहिए, कोई बोला था नहीं ये सही है। ऐसे काउंटर प्रोटेस्ट भी हुए और लार्ज लेवल पे वाइड स्प्रेड होता गया ये। फिर क्या हुआ भाई, पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज। भाई क्यों रिएक्शन हुए, क्यों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जो अफेक्टेड थे कौन, जो पढ़े लिखे थे, मेरिट में आ सकते थे। भाई देखो 100 वैकेंसी आई है गवर्नमेंट की, उसमें से 27% आपने रिजर्वेशन इनका कर दिया है ना। अब 27 रिजर्वेशन कर दिया तो अब बाकी जो है हमारे जो एजुकेटेड जो पीपल है या फिर मेरी तरह जो पढ़े लिखे हैं, अब वो अगर उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो उनको मेरिट में लेंगे, ठीक है। उनका तो 27% फिक्स हो गया कि भाई हमें 100 में से 27 लोग चाहिए SEBC के, OBC के भी है, SC की भी है, ST वाले भी है, वुमन भी है। कुल मिला के टूटता टूटता वो 100 का पारा 50 तक आ जाता है, ठीक है। अब 100 मेरे जैसे बैठे हैं कैंडिडेट्स, एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आया रिजल्ट 3 मार्क से रह गया भाई, 1 मार्क से रह गया, और वो जो हमने 100 मार्क का पेपर है हमने 70 मार्क्स लेके आ गए हम लोग, उनका 50% पास है, वो हम 2 मार्क्स से या 1 मार्क्स से पीछे है, और वो इस वजह से रिजर्वेशन का प्रोटेस्ट करते हैं लोग। मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे प्रोटेस्ट हुआ, किस तरह से लोगों के रिएक्शन हुए। तो बहुत ज़्यादा जो अफेक्टेड लोग थे, थाउजेंड ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटी वालों ने प्रोटेस्ट किया। सम फेल्ट, लेकिन कुछ ऐसे भी थे, दे फेल्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिटेड द जॉब रिजर्वेशन। कुछ लोगों ने काउंटर प्रोटेस्ट भी किया कि भाई इनके साथ में इनइक्वालिटीज हुई है, इनके साथ में इनइक्वालिटीज़ का माहौल उन्होंने देखा है, यानी कि डिप्राइव्ड है वो लोग, प्रिविलेज नहीं है, अंडर प्रिविलेज्ड है वो लोग, तो उनके लिए ये सही है ताकि हम लोग इनइक्वालिटी को हटा सकें। दे आल्सो फेल्ट दैट दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज हु so far had not adequately or sufficiently been represented in the government employment। लोगों ने काउंटर प्रोटेस्ट में ये भी कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा फेयर अपॉर्चुनिटी है उन कम्युनिटीज़ के लिए जिनका रिप्रेजेंटेशन हमारे गवर्नमेंट में नहीं है, तो ये बात तो सही थी। अदर आल्सो फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज वो डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज। लोगों ने काउंटर प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट दोनों तरफ से बातें हुई, कंट्रोवर्सी शुरू होगी। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड, ज़्यादा क्वालिफाइड होने के बावजूद भी हमें डिनाइड किया जाएगा। जो अभी मैंने एग्जाम्पल मेरा दिया था आपको, सम फेल्ट दैट दिस वुड perpetuate caste filling among people and hamper national unity integrity। लोगों ने ये भी बोल दिया कि भाई इससे तो देश को खतरा है, आप इनइक्वालिटी हमारे बीच में फिर कर दोगे। इनइक्वालिटी को देखते हुए अगर आप करोगे तो हमारे जैसे क्वालिफाइड लोग कैंडिडेट्स वो तो फिर आगे जा ही नहीं पाएंगे। ऐसे आर्ग्यूमेंट चलते रहे, यानी कि अभी तक इम्प्लीमेंट तो हो गया लेकिन लोगों के प्रोटेस्ट थे। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इन दिस चैप्टर वी वांट डिस्कस whether the decision was good or bad or not. We only take the example to understand how major decisions are taken and implemented in the country. हमें बहस नहीं करनी कि भाई ये क्यों हुआ, रिजर्वेशन नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हमें बस एग्जाम्पल देखना है कि भाई ये हुआ, डिस्प्यूट हुआ, अब क्या होगा आगे, कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, वो रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। जो प्रॉब्लम हुई, कंट्रोवर्सी हुई, उसका सॉल्यूशन कैसे हुआ। सेवरल डॉक्यूमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने
इन इंडिया सेटल द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजंस। जब भी गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर से अगर कोई हमारा गवर्नमेंटल डिसीजन आता है, ऑर्डर आता है या ऑफिस मेमोरेंडम आता है, अगर कंट्रोवर्सी होती है तो इन कंट्रोवर्सी को सेटलमेंट का काम सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और ये हाई कोर्ट यानी ये होता है उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, हाईएस्ट बॉडी, अपेक्स बॉडी। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो आपके स्टेट में होते हैं। सम पर्सन एसोसिएशंस अपोज टू दिस ऑर्डर फाइल्ड नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट। PIL हमने पढ़ा ना, ऐसे करके बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको वहाँ पे फाइल किया भाई कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दे आल्सो अपील्ड टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड, स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन। लोगों ने तो PIL में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अरे भाई पढ़ा ना यार हमने प्रीवियस हमारे वीडियो में, है ना, तो वहाँ पे भी उन लोगों ने बोलता है कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है ना इनवैलिड कर दो, इसको बहुत बेकार है ये। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने ऐसा किया या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अब हम लोग देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंस्ड ऑफ ऑल दीज केसेस टुगेदर। ऐसे मामलों की हमारे सुप्रीम कोर्ट आगे आके इन केसेस पे क्या करता है, काम करता है। दिस केसेस वाज नोन एज दिस केस, ओके, दिस केस वाज नोन एज इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये जो SEBC से जुड़ा हुआ मामला है ना, इसका बहुत बड़ा जो सॉल्यूशन हुआ उसका नाम होता है भाई कौन सा केस का सॉल्यूशन, तो बोलते हैं ना भाई फलाना आदमी हाजिर हो, ऐसे। तो इंदिरा साहनी एंड अदर्स हाजिर हो वर्सेस किस में, अपोजिट में कौन, यूनियन ऑफ इंडिया। क्यों भाई? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर लिया ना, गवर्नमेंट भी ऑर्डर में आ जाती है। 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वहाँ सामने बैठे, दे हर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ द साइड्स। इनका भी मतलब पक्ष रखा बाय मेजोरिटी। बाद में फिर फैसला आया मेजोरिटी से। सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992 में डिक्लेयर्ड दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। सही है भाई, गवर्नमेंट जीत गई भाई। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट asked the government to modify its original order. It said that well-to-do persons among the backward classes should be excluded. ये जरूर होना चाहिए फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। देखो गवर्नमेंट ने ये बोल के बहुत अच्छा काम कर दिया बच्चों कि भाई जो काउंटर प्रोटेस्ट हो रहा था ना, उसके लिए इन्होंने बोल दिया कि भाई वेल टू डू पर्सन यानी जो बैकवर्ड वास्तव में उस कास्ट में आते हैं लेकिन वो कास्ट में वेल है, मतलब रीच है थोड़े। देखो आप 100 है ना लोगों को आपने चुना, अब 100 में से ये सारे के सारे SEBC वाले हैं। अब SEBC में से 100 में से है तो इसमें से मान लो 10 तो ऐसे है ना जो वेल टू डू है पर्सन, पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट में है। ऐसा तो नहीं है ना भाई किसी भी कास्ट का एक भी गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला आज तक, ऐसा तो कोई नहीं है, सबको मिला है भाई। मेरिट का काम होता ही है ना, ऐसे बातों से नहीं होता काम। तो इन्होंने बोला कि भाई ये तो है तो इनको आप क्या करो, एक्सक्लूड कर दो, बाहर निकाल दो, बाकी वापस इसको वेरिफिकेशन कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इश्यूड अनोदर, फिर इसलिए दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम बनाया गया। जो पहले हमने बड़ा 13 वाला जो था 13 अगस्त का था, अब ये सितंबर 8 1993 का है। वो 90 का था, 3 साल बाद में ये फैसला आ गया। दिस डिस्प्यूट दस केम टू एन एंड, दिस पॉलिसी हैज बीन फॉलोड सिंस देन। और तब से इस डेट से SEBC को ऑफिशियली बाय गवर्नमेंट ऑर्डर के 27% मिलना शुरू हो गया। कोई डिस्प्यूट नहीं रहा, मामला शांत। इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में SEBC की जीत हो गई, तो मामला शांत हो गया। अब जो काउंटर प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट की आंधी थी वो सब शांत हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये साफ साफ बोल दिया ना भाई, हमने वेल टू डू पर्सन को अलग कर दिया। अब वही लोग रहेंगे जो वास्तव में इन इक्वालिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि क्या ये अरेंजमेंट्स ज़रूरत है हमें, क्या इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमें, क्या इनके बगैर भी गवर्नमेंट चल सकती है। लेट्स फाइंड आउट। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। ये भी हमने पढ़ा, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, है ना, ये सब पढ़ लिया। Governing a country involves various such activities. Government is responsible to ensure to the citizens and providing facilities for the education, health, etc. to all the citizens.
collect the taxes, spend the money thus raised on the administration, defense, developmental programs. जो भी पैसा वो कलेक्ट करती है एज ए रेवेन्यू या टैक्स, वो स्पेंड भी करती है हमारे इन कामों में, एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस में, डेवलपमेंट में. आल्सो फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम भी निकालती है हमारी गवर्नमेंट. सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज, अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट. ये हमने पढ़ा. लेजिस्लेचर ये काम करती है बनाने का, एग्जीक्यूटिव. ठीक है. तो if disputes arise on these decisions or in their implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong. लेजिस्लेचर का काम बनाने का काम है, कानून बनाना, बना दिया. एग्जीक्यूटिव का काम उसको अप्लाई कर देना. भाई लेकिन बनाया और एग्जीक्यूट हो गया तो बीच में वो राइट है या रॉन्ग है, इसके लिए किसी की रिक्वायरमेंट होती है. इसलिए हमारे पास में एक थर्ड आ जाता है, जुडिशरी. It is important that everyone should know who is responsible for doing what. ये होना चाहिए. It is also important that these activities keep taking place even if the person in the key position change. So to attend to all these tasks, several arrangements or political institutions are made in modern democracies. Such arrangements are called the institution that can be referred as the organs of the government. Legislature, executive और बोलो judiciary. ये हमने पढ़ा है ना. So the constitution of any country lays down basic rules on the power and function of each institution. Prime Minister and the cabinet are the institutions that take all the important policy decisions. That is also known as political executive, जो हमने पढ़ा. The civil servants working together are responsible for taking steps to implement the minister's decision, known as permanent executive. ये हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं. इसमें दो होते हैं हमारे. एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसमें लीडर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे ये पॉलिटिकल के हमारे टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होते हैं, बराबर. और सिविल सर्विसेज जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं. सुप्रीम कोर्ट इज an institution where disputes arise between citizens, government finally settled होते हैं वो. तो ये हमने अभी पढ़ा. ठीक है. अब हमारे मन में एक सवाल आता है बच्चों, कैन वी थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन इन द एग्जाम्पल? व्हाट इज देयर रोल? वर्किंग विद द इंस्टीट्यूशन इज नॉट ईजी. इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशंस. इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग, कमिटीज, रूटीन्स, ये सब होते हैं, है ना. तो ये ध्यान रखना है. दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस. अब देखो इंस्टीट्यूशन में अलग अलग कैबिनेट मिनिस्ट्रीज होती हैं, फिर मीटिंग होती है, फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन वाली प्रोसेस हो जाती है. सो देयरफॉर डीलिंग विद द इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग. बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. अब तो वन माइट फील दैट इट इज़ मच बेटर टू हैव वन पर्सन टू टेक ऑल द डिसीजंस विदाउट एनी रूल्स, procedures and meetings, but that is not the spirit of the democracy. डेमोक्रेसी की फिर स्पिरिट नहीं होगी अगर आप ये चाहते हो कि भाई डिले और कॉम्प्लिकेशन को हटा देने के लिए हमें खाली एक पर्सन को ही हम लोग रख देते हैं जो रूल्स रेगुलेशन के बगैर ही डिसीजन ले लेगा. स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी फिर नहीं रह पाएगी. व्हाट इज डेमोक्रेसी फिर नहीं रह पाएगी. पता है ना चाइना में क्या हुआ और क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ, क्या हो रहा है, जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट में, ये सब चीज़ें फिर है ना वो चली जाएगी. स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस आर वेरी यूजफुल. ये जो यहाँ पे हो रहा है ना यूजफुल है. कैसे? दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन मेनी डिसीजंस और इन एनी डिसीजन, है ना. सबका पार्ट आ जाता है, सबका रोल इसमें इन्वॉल्व हो जाता है. इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली. बट जब भी हम लोग कोई मान लो नतीजे पर जल्दबाजी में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्विकली डिसीजन हमारे लिए ख़राब भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन बाद में भी हो सकते हैं. बट दे आल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन. लेकिन बैड डिसीजन कभी नहीं आएगा अगर डिले और कॉम्प्लिकेशन भले ही हो रहा है, क्योंकि उसमें गुड डिसीजन ही आएगा. क्योंकि डिस्प्यूट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, बात हो रहा है, फिर फाइनली जाके ऑर्डर बन रहा है वो. That is why democratic government insists on the institution. So why do we need the institution? ये आपको लिखना होगा सब.
कि भाई डिले तो होता ही है, भले ही हो, इस डिले को कम अगर मान लो 1% रख के करें, जो बिना रूल्स प्रोसीजर और मीटिंग के अगर ले रहा है फैसला, तो वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में चला जाएगा। ऐसा होगा तो वापस वो हमारी हालत वैसी हो जाएगी जो चैप्टर 1 में है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हमने देखा कि भाई ये अगर मिल रहा है तो अच्छा है। दूसरा कि अगर यहाँ पे ये कर रहे हैं ना, फिर भी यहाँ पे अच्छा सा हमारे पास में रिजल्ट आ सकते हैं, डिसीजन आ सकते हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा इन इंस्टीट्यूशन पे इंसिस्ट करती है, प्रेशराइज करती है, रिक्वायरमेंट पे ध्यान देती है। अब हम लोग पार्लियामेंट के बारे में देखते हैं कि पार्लियामेंट क्या होता है और इसके कितने डिविजन्स हो सकते हैं और क्या हमें इसकी ज़रूरत है। आइए देखते हैं। इन ऑल द डेमोक्रेसीज, कोई भी कहीं पे भी अगर डेमोक्रेसी है, एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, पार्लियामेंट यानी हमारे यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली दैट एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी और पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। लोग जो चुने हुए होते हैं उन लोगों की असेंबली होती है ये, और जो चुने हुए लोग हैं उनके बिहाफ पे ये पार्लियामेंट अपनी सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी का पावर प्ले करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट, संसद बोलते हैं। अब अगर हम लोग इसको नेशनल असेंबली के लिए बोलते हैं तो आपके इंडिया में स्टेट भी है ना, अलग अलग स्टेट है, तो स्टेट में भी क्या सर ये पार्लियामेंट होती है? बिल्कुल। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, या फिर आप बोल सकते हो लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा। ये हमारे क्या होगी? लोकसभा। पार्लियामेंट जो है एक तरह से एक लोकसभा ही नहीं है, राज्यसभा भी इसमें आता है, पर ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि भाई ऑन द बिहाफ ऑफ जो पीपल है उसकी वजह से ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने सुप्रीम पावर का एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए हम लोग इसे संसद बोलते हैं, जिसके दो आपके अभी जो मैंने नाम बोले आपको वो उनके पार्ट्स हो गए। और स्टेट में भी वैसे ही होता है हमारे विधानसभा, है ना, तो ये ध्यान में रखना है आपको। फिर आगे देखते हैं इस संसद के बारे में। द नेम वे वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इसके नेम्स हो सकते हैं, बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। हर एक डेमोक्रेसी में ये अवेलेबल होती है। एंड इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। अलग अलग तरीक़ों से लोगों के बिहाफ पर ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है जो अपना पावर एक्सरसाइज करती है। पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। किसी भी कंट्री में लॉ मेकिंग का काम है, कानून बनाने का काम है, वो किसका जाएगा? पार्लियामेंट का, है ना, ये ध्यान में रखना है। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन, देखो लॉ मेकिंग का काम को हम लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, इज सो क्रूशल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स। चाहे वो आपके स्टेट में हो चाहे आपके नेशनल लेवल पे हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विधानसभा या विधान परिषद, है ना, यानी कानून बनाने वाली संस्था। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग इसमें इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाई क्या है इसके फंक्शंस, पार्लियामेंट के क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इसका पहला फंक्शन हो गया, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉ, नए कानून बनाने का काम होता है। फिर कैन चेंज एग्जिस्टिंग लॉ, जो नए कानून है पहले से बने हुए एग्जिस्टिंग, उनको चेंज करने का पावर और काम और फंक्शन पार्लियामेंट का होता है। एंड कैन आल्सो अबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज, जो पहले से बने हुए कानून है चेंज करने का तो ठीक है, लेकिन अबॉलिश यानी रिमूव भी करने का पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास। एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस, यानी कि रिप्लेसमेंट, नया कानून कोई है उसकी जगह पे नया बना देना, ये भी काम आपका यानी कि फंक्शन होता है पार्लियामेंट का। और क्या होते हैं सर इसके फंक्शन? पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, यानी जो इलेक्टेड लोग हैं वो गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे इसका कंट्रोल भी पार्लियामेंट के पास होता है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया इज कंट्रोल डायरेक्ट एंड फुल। हमारे यहाँ कंट्री में जैसे कि इंडिया है 7th लार्जेस्ट नेशन है हमारे पास में, तो ये एकदम डायरेक्ट और फुल कंट्रोल है पार्लियामेंट का। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग
एज द एंजॉय सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मेजोरिटी उनके पास रहती है, इसीलिए वो अपने डिसीजन ले पाते हैं। अगर किसी के पास ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना सपोर्ट का, तो वो वापस उनकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। ये पार्लियामेंट का बहुत बड़ा फंक्शन है, ये ध्यान रखना। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। गवर्नमेंट के पास कितना भी पैसा हो, उस सब का कंट्रोल पार्लियामेंट के पास होता है, ये ध्यान रखना। इन मोस्ट कंट्रीज एनी पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शंस इट। यानी कि पार्लियामेंट अगर सैंक्शन करते हैं, सैंक्शन मतलब अप्रूव, पार्लियामेंट को एक्सेप्ट हो तो ही कोई पब्लिक मनी का स्पेंड होता है किसी भी स्कीम में, किसी भी काम में, किसी भी प्रोग्राम में। अगर पार्लियामेंट ने इजाज़त नहीं दी तो मतलब यहाँ पे कोई भी, चाहे वो बिल हो चाहे वो स्कीम हो, वहाँ पे स्पेंडिंग नहीं हो सकता। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। किसी भी कंट्री में वो नेशनल पॉलिसी हो चाहे पब्लिक इश्यूज़ का मैटर हो, पार्लियामेंट उस पर सबसे बड़ा एक मंच है जो प्रदान करता है लोगों को डिस्कशन करने का और डिबेट करने का। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। किसी भी मैटर पे ये इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार रखता है पार्लियामेंट, ये ध्यान रखना है। आइए हम लोग अभी देखते हैं कि इसमें कितने हाउसेज होते हैं, है ना। जैसा कि लिखा है 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब ये क्यों होता है? क्योंकि पार्लियामेंट प्ले अ सेंट्रल रोल इन एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमने अभी तक पढ़ा। भाई कोई भी मॉडर्न डेमोक्रेसी हो, पार्लियामेंट का एकदम सेंट्रल रोल होता है, यानी मेन रोल होता है। इसलिए क्या होता है कि मोस्ट लार्ज कंट्री जो होते हैं ना, दे डिवाइड द रोल एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन 2 पार्ट्स, है ना। 2 टाइप में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। या तो अब ये डिवाइडेड जो हमारे हाउसेज होते हैं उनको हम या तो हाउसेज बोल सकते हैं या चेम्बर्स हम बोल सकते हैं। एक हाउस का क्या काम होता है, सेकंड का क्या होता है, ये हमें सीखना है। 1 हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। एक हाउस सीधा सा सीधा लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है, उनका पूरा का पूरा मतलब ऑथोरिटी होती है। एंड इट एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल दोज हु हैव इलेक्टेड देम। चुने हुए लोगों के बिहाफ पे वो रियल पावर का एक्सरसाइज करते हैं। एक हो गया, इसको हम बोलते हैं लोकसभा, यानी लोगों की सभा, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, या फिर लोअर हाउस भी हम लोग बोलते हैं, ये ध्यान रखना। सेकेंड हाउस जो होता है ना, वो थोड़ा राज्यसभा या अपर हाउस भी होता है, दैट इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अब ये देखो डायरेक्टली होता है, ये इनडायरेक्टली होता है, ये ध्यान रखना। एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन, इसके कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं किस रिलेटेड, दोज मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट। अलग अलग हमारे स्टेट में अलग अलग रीजनल आपकी डाइवर्सिटी हो सकती है, लोग हो सकते हैं, लैंग्वेजेस हो सकती हैं, तो उनके इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने का काम हमारा सेकंड हाउस का होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पॉलिटिकल, ये अभी तक तो हमने लेजिस्लेचर के बारे में देखा है ना। दूसरा ऑर्गन है हमारा एग्जीक्यूटिव, इसमें ज़्यादातर आएगा आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम विद विच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर। जो ऑफिस मेमोरेंडम की कहानी हमने पढ़ी थी, जिसमें और हमारा एक जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने साइन किया, फिर हमने बोला कि क्या उन्होंने ये डिसीजन लिया था, है ना, SEBC वाला, आपको याद है वो। तो उसी से हमें पता चलेगा कि भाई ये जो हमारे पास में एक ऑफिस मेमोरेंडम आया था, ये जिसमें ये कुछ नंबर वगैरह थे, तो हमने उसमें पाया दैट पर्सन हु साइन द डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक दिस डिसीजन। हमने ये पूरा समझ लिया कि वो अकेला नहीं था जिसने इतना बड़ा डिसीजन लिया होगा। पार्लियामेंट थी उसमें, प्रेसिडेंट था उसमें, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ये सब थे ना। ये क्या है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये ध्यान रखना। ही वॉज नॉट ओनली द एग्जीक्यूटिव द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स, ये आपको पता होना चाहिए। वी नोटेड दैट द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन, बट वी आल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन इफ he did not have the support from the Lok Sabha. In that sense, he was only the executing the pieces of the parliament. हमने ये पढ़ा कि भाई VP सिंह थे हमारे PM उस समय, जब SEBC की हम लोग बात कर रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट करने का। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, नाम क्या था उस केस का, सुप्रीम कोर्ट पे जब चला गया ये मामला, है ना, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने पढ़ा था ना। तो ये जो केस वहाँ चला गया, तब उसमें खाली एक PM VP सिंह का रोल नहीं था,
पार्लियामेंट का भी था। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में हमें पता होना चाहिए कि भाई पार्लियामेंट में इनका सपोर्ट अगर ना रहेगा ना तो कोई भी पीएम नहीं बन सकता। ये डेमोक्रेसी का पहला रूल है। अब इस एग्जीक्यूटिव को हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया है। एक होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरी होती है परमानेंट। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री जो होते हैं ना उसमें एग्जीक्यूटिव दो टाइप की होती है, आपको ये मैं अभी बोला, ठीक है ना। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, सो दैट इज वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। 5 सालों के लिए होता है हमारे इंडिया में, स्टेट का चाहे वो हमारे नेशनल लेवल का। 5 साल तक वो कंटिन्यू रहे, वो उनके वोटिंग के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, है ना। कभी कभी हम लोग देखते हैं भाई एक पार्टी के जो लीडर होते हैं वो कंटिन्यूस, जैसे बीजेपी 5 सालों के लिए, अगले 5 सालों के लिए फिर भी हम बीजेपी आई। तो ये सब क्यों हुआ? ये क्योंकि अगली बार भी चुनाव में वही जीते। लोगों का कॉन्फिडेंस अभी भी उन्होंने खोया नहीं है। इसलिए जैसे ही वो लोगों का कॉन्फिडेंस और सपोर्ट खो देते हैं, आपके बदल जाते हैं। जैसे हमने चौधरी देवीलाल जी का देखा, हमने ये देखा कि चौधरी देवीलाल जो कांग्रेस के अपोजिशन में थे, कांग्रेस का सपोर्ट था लोगों का, वो हार गई और उसके बाद में लोकदल वहाँ पे वापस, और लोकदल ने भी अगले 4 सालों में ही कॉन्फिडेंस लोगों का खो दिया। तो ये बदलते रहता है। जनरली एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें, सो पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग रन और लॉन्ग टर्म्स और टर्न बेसिस। लंबे टाइम के लिए होता है इनका, 65 के आसपास, है ना। दूसरा होता है पॉलिटिकल लीडर वो टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी। पॉलिटिकल डिसीजंस हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में होते हैं। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज फॉल इन दिस कैटेगरी। अब जो भी सिविल सर्विसेज में होते हैं वो यहाँ पे होते हैं सिविल सर्विस, यानी कि पब्लिक सर्विस होता है। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की मदद करते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। ये ध्यान में रखना चाहिए। वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? अब यहाँ पे एक सवाल बन जाता है कि भाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल है या परमानेंट वाला पावरफुल है? अब हमने ये देखा कि भाई पॉलिटिकल तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, जबकि परमानेंट हमेशा परमानेंटली काम करता है। फिर भी पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होता है वो पावरफुल क्यों होता है? इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वाई इज़ द मिनिस्टर मोर पावरफुल दैन सिविल सर्वेंट? जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनसे ज़्यादा लीडर क्यों पावरफुल होता है? लेट्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। द सिविल सर्वेंट इज़ यूजुअली मोर एजुकेटेड होता है, हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। उनके पास में अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज होता है। द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर। उन नेता के जो फाइनेंस मिनिस्टर के हमारे नेता हैं उनसे ज़्यादा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में कौन जानते हैं? जो हमारे एडवाइजर्स होते हैं। कौन होते हैं वो? सिविल सर्वेंट्स, है ना। उनको तो फिर हमें उसी को पावरफुल मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स द मिनिस्ट्रीज में नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स दैट कम अंडर हैपन इन द मिनिस्ट्री, इसलिए वो उनको एडवाइस करते हैं। दिस कुड इजीली हैपन इन द मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस में, इंडस्ट्री में, हेल्थ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज माइनिंग। बहुत सारी ऐसी अलग जो मिनिस्ट्री होती है उसमें कुछ टेक्निकल मैटर्स भी आते हैं, तो उनके लिए एडवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे नेताओं को इतनी नहीं होती, इसीलिए उन्होंने क्या रखा, उनको एकदम एक्सपर्ट नॉलेज वाले लोग, एजुकेटेड लोग एडवाइज़र के रूप में अपना रोल प्ले करते हैं। तो पावरफुल तो उन्हें होना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी भी नहीं होता है। वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दीज मैटर्स? इन पे फिर भी मिनिस्टर का रोल क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। अब तक अगर डेमोक्रेसी के बारे में आपने सीखा ना तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ पीपल इज़ द सुप्रीम, है ना। लोगों की जो इच्छा होती है, विल यानी इच्छा, वो सबसे ऊपर होती है। कानून जो है इन लोगों का ही सोर्स है ना। हमने बोला बहुत सारे चैप्टर 1, 2, 3 में कि भाई लोग जो होते हैं ना, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है हमारी डेमोक्रेसी। तो डेमो मीन्स क्या? हमने क्या बोला था? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर जो है ना वो लोग ही हैं। इसीलिए
हम यहाँ पे जो मिनिस्टर होते हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होते हैं हमारे सिविल सर्वेंट से। चाहे वो कितने ही नॉलेजेबल हो, एक्सपर्ट नॉलेज हो उनके पास में, टेक्निकल नॉलेज हो, फिर भी वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब लोगों को, जो लोग होते हैं ना, वो उनके प्रति कभी भी अकाउंटेबल नहीं होते हैं। हमारे लीडर्स जो होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं, वो रेस्पॉन्सिव होते हैं हमारे लोगों के लिए। हमने रैली में देखा था, चौधरी देवीलाल जी आए थे, सिविल सर्वेंट्स नहीं आते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। द मिनिस्टर इज elected by the people, thus empowered to exercise the will of the people on behalf of them. ये पता होना चाहिए। She is answerable to the people for all the consequences of her decision. सी किसके लिए है यहाँ पे? हमारे मिनिस्टर के लिए। तो मिनिस्टर जो है ना, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उनका कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। तो आंसरेबल कौन रहेगा? मिनिस्टर। पॉलिटिकल में जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो नहीं रहते हैं आंसरेबल, इसलिए भी हम लोग मानते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज मोर पावरफुल देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दैट्स वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजंस। आंसरेबल होता है वो। द मिनिस्टर डिसाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव इन विच डिसीजंस ऑन पॉलिसी शुड बी मेड। ये देखते हैं वो। द मिनिस्टर इज नॉट and is not expected to be an expert in the matters of her ministry. मिनिस्टर कोई भी हो, अपने अपने मिनिस्ट्री के एकदम बहुत खिलाड़ी होने चाहिए भाई, नॉलेजेबल होने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी हमने नहीं करके रखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द टेक्निकल मैटर्स। जब भी उनके पास आते हैं तो वो जो हमारे IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, ज़्यादातर सिविल सर्वेंट्स हम बोलते हैं उनको, तो उनसे वो सलाह ले लेते हैं, है ना, उनकी सलाह पर। अब वो सलाह माने ना माने, ये भी पावर किसके पास रहता है? मिनिस्टर के पास में। क्यों? क्योंकि सी इज़ फाइनली आंसरेबल टू द पीपल, और पीपल्स का विल जो होता है ना, उस पर ही वो लोग अपने पावर का रियल एक्सरसाइज करते हैं, ये पता होना चाहिए। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज। द मिनिस्टर डिसाइड्स। बहुत सारे मान लो अल्टरनेटिव्स दे दिए एडवाइजर ने मिनिस्टर साहब को कि ये करो, नहीं तो ये करो, नहीं तो ये करो, ABC प्लान के अकॉर्डिंग आपको करना है। तब फाइनली वही सोचते हैं कि भाई हमें क्या स्टेप लेना है। कौन? मिनिस्टर। दैट्स वाई जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव से। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक। फिर हम लोग बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। ये कौन होते हैं? क्योंकि ऑफिस मेमोरेंडम में इनका भी जिक्र मिला था आपको, है ना। सो प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री एंड इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। ज़्यादातर जो हमारी डेमोक्रेसी होती है और स्पेशली हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की जो भूमिका होती है, रोल होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में। Yet there is no direct election to the post of प्राइम मिनिस्टर का, है ना। सो डायरेक्टली ये नहीं होते हैं, ये हमेशा मतलब लोगों का जनरल जो इलेक्शन होता है उसमें चुने जाते हैं वो। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, यानी डायरेक्ट नहीं हो पाता है। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसको? प्राइम मिनिस्टर को। अब प्रेसिडेंट को फिर कौन करेगा? ये भी हमारा अगला टॉपिक इसके आने वाला है, ठीक है ना। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रेसिडेंट हर किसी को भी कर देगा क्या अपॉइंटमेंट? नहीं, प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन सी लाइक्स कि भाई मुझे ये पसंद है, ये अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, अपने मन से वो नहीं करते हैं। तो फिर कैसे होता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और coalition of the parties that commands a majority in the लोक सभा इलेक्शन as प्राइम मिनिस्टर। मतलब इलेक्शन हुए जनरल में, अब जिसमें उस इलेक्शन के रिजल्ट में जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट लेके आया, वोट लेके आया, उसको, या अब वो देखो यहाँ पे और भी वर्ड लिखा है, तो यहाँ पे एक पार्टी का भी मेंबर हो सकता है या कोलिशन पार्टी, यानी कि जॉइंट में मिलके। हमने लोक दल वाला देखा, याद करो, है ना। तो वो उनकी छोटी पार्टी मिला के, दूसरी पार्टी मिला के, सब ने कोलिशन किया, यानी जॉइंट करके। तो भी अगर हम लोग मानते हैं कि भाई चाहे वो ज्वाइन करके आए, अलायंस लेके आए, या फिर अपने सिंगल पार्टी से इन्होंने मेजोरिटी वोट लिया, तो जो मेजोरिटी वोट लेके आता है उस पर्सन को, उस लीडर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एज ए लीडर ऑफ द गवर्नमेंट,
ये आपको पता होना चाहिए। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजोरिटी, मान लो ये हुआ ही नहीं भाई, देखते हैं कि भाई सारे, चाहे वो कोलिशन में भी चाहे सिंगल पार्टी में, किसी के पास मेजोरिटी नहीं आई, तो क्या होगा सर? द प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्टली लाइकली टू सिक्योर अ मेजोरिटी सपोर्ट। उसे वो इनवाइट करता है जो इन फ्यूचर, एक टाइम होता है उन्हें दिया जाता है ताकि वो अपनी मेजोरिटी को क्या करें? सिक्योर करें। ऐसा सिस्टम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पता होना चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में और देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन क्या होते हैं एंड क्या रोल होता है। प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्यूर, एकदम लंबे टाइम के लिए वो काम करेगा ऐसा, या फिर कम टाइम के लिए करेगा, वैसा नहीं है। उनका कोई भी फिक्स्ड टेन्यूर नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन। मान लो 5 साल के लिए है, फिर भी उसमें देखा जाता है कि भाई उनके पास में मेजोरिटी पार्टी का एक लीडरशिप है, तब तक वो काम करेंगे। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर सलाह करते हैं प्रेसिडेंट साहब से कि भाई ये 10-12 लोग हैं जिनको हमें मिनिस्टर बनाना है, ठीक है। उनकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं? उन मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। कहाँ पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में द मिनिस्टर आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी, ज़्यादातर ये उसी पार्टी के होते हैं, या फिर कोलिशन पार्टी के भी हो सकते हैं, दैट हैज़ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे आपने बोला ना एडवाइस पे, तो वो किसी को भी यहाँ पे जो पसंद आए उनको वो अपने यहाँ पे रख सकता है एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तक। अब समटाइम्स अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन आल्सो बिकम अ मिनिस्टर। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे आदमी को नाम दे दिया जो उसका पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, या फिर ऐसा कोई भी मिनिस्टर बन जाता है। तो ऐसे केस में बट सच ए पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ द अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। मतलब कि जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है वो भी मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उसे 6 months में मिनिस्टर के लिए जो बना हुआ है उसका मेंबरशिप लेना पड़ता है। कोई भी हाउस का चलेगा, लोकसभा या राज्यसभा का। फिर आगे देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द फाइनल ऑफिशियल नेम फॉर द body that includes all the ministers. It usually has 6 to 80 ministers of different rank, अलग अलग रैंक वाले होते हैं। ये पता होना चाहिए कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। अब हम बात करते हैं कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। अब कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? ये हमारी इनर रिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15 से 80 लोग होते हैं ना, 60 to 80 मतलब ओवरऑल। तो 60 to 80 जो मेंबर्स होते हैं उनके अलावा भी हमारे जो चुने हुए लोग हैं वो 20 के आसपास इसमें भी आते हैं कैबिनेट में। क्यों सर? क्योंकि 50 to 80 जो है ना लोग जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं, उनके पास मान लो टाइम ना रहा या फिर कभी वो बिजी रहे पब्लिक मीटिंग या कोई भी काम में, तो यहाँ पे ये जो डेली टू डेली और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, उनके लिए 15-20 लोग ऑलरेडी हमेशा तैयार होते हैं और वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब ये टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं या तो रूलिंग पार्टी के या कोलिशन पार्टी के, वो आर इन चार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्रीज। उनको अलग अलग जो प्रमुख मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय यस, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, उनके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री उनके अंडर में होती है। हेल्थ मिनिस्टर के पास में हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, ऐसा अलग अलग मिनिस्ट्रीज यानी मंत्रालय दिए जाते हैं। होम मिनिस्ट्री का कौन होता है? होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय, उसके अंदर पुलिस वाले सब आ जाते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनके नाम से ही वो कोई भी डिसीजन लेते हैं। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इट कंप्राइजेज अबाउट 20 मिनिस्टर्स। Minister of the state with independent charge are usually in charge of smaller ministries। अब अलग अलग स्टेट है हमारे पास में, तो उनके लोग भी इनके मेंबर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड, लेकिन जब भी वो इनकी मीटिंग में तब जाते हैं जब उनको कोई इन्विटेशन मिला हो। मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट आर अटैच्ड टू और रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। जो स्टेट वाले जो मिनिस्टर होते हैं ना, वो भी इनके इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ में मिनिस्ट्री दी जाती है।
है ना। तो वो देने के अलावा जब भी मीटिंग होती है तब स्पेशल इनविटेशन भेजा जाता है उनको, तब वो मीटिंग अटेंड करते हैं। और वो ज़्यादातर अपने स्टेट से रिलेटेड होते हैं। तो अगर किसी लीडर को जो कैबिनेट मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर है, अगर उन्हें असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ पे हेल्प करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल द मिनिस्टर टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग, द डिसीजंस आर टेकन इन द कैबिनेट मीटिंग्स, ये मैंने बताया आपको। फिर आगे देखो, दैट इज वाई द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट द कंट्रीज इज ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको ये जानना चाहिए अभी कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर होता है ना गवर्नमेंट में, तो उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्यों सर? क्योंकि सर इतने सारे मिनिस्टर हैं, अब इतने सारे मिनिस्टर हैं, उनको पास में जो प्रैक्टिकली टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है कि रेगुलरली वो मीटिंग करे, डिस्कशन करे। इसलिए यहाँ पे कुछ परमानेंट कुछ ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली मीटिंग करते हैं तो कैबिनेट मीटिंग में, है ना। तो इसलिए ये ऐसा कैबिनेट स्ट्रक्चर हो जाता है, इसलिए इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हम लोग बोलते हैं। फिर आगे देखो, कैबिनेट वर्क्स एज ए टीम, मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस बट एवरीवन हैज टू ऑन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। सारे लोग अलग अलग, जिसको अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, किसी को डिस्प्यूट हो सकता है, किसी को यस हो सकता है, किसी को नो हो सकता है, तो सब मिलके काम करते हैं। ये ध्यान रखना, नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इवन इफ इट इज़ नॉट अबाउट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। अपनी मिनिस्ट्री या मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है तो भी हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, एकदम टीम से हम लोग काम करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे होते हैं। एवरी मिनिस्ट्री हैज़ सेक्रेटरी, जैसे हमने डिफेंस बोला, हेल्थ बोला, है ना, तो सब में वहाँ पे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सेक्रेटरीज, वो आर सिविल सर्वेंट्स। The secretaries provide the necessary background information or assistance to the minister to take decisions. Technical जो expert होते हैं, knowledgeable, educated होते हैं, वो अपनी सलाह देते हैं। The cabinet is a team is assisted by the cabinet secretariat. उनकी मदद के लिए यहाँ पे सचिवालय भी होता है। ये सचिव साहब होते हैं ना, सेक्रेटरी, वो उनको सलाह देते हैं। This includes many senior civil servants who try to coordinate the working of different ministries. ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग पावर की बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास कितना पावर होता है। तो यहाँ देखो, ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग, जो कैबिनेट मीटिंग है ना 15-20 लोगों की हमने बात किया, उनका चेयरपर्सन चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग, यानी कि वह सबसे बड़े प्रमुख मेन लीडर, बड़े ऑफिसर हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो मीटिंग को लीड करने का काम उनका होता है। और क्या करते हैं वो? कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, मिनिस्ट्रीज बनी हुई हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन का काम भी प्राइम मिनिस्टर का होता है। हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है या डिसएग्रीमेंट होता है तो उनका लिया गया फाइनल डिसीजन ही एक फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ही आल्सो एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, सुपरविजन का भी काम उन्हीं का हुआ। ऑल द मिनिस्ट्रीज वर्क अंडर द लीडरशिप, उन्हीं के लीडरशिप में सारे मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट काम करते हैं। ही डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द वर्क टू द मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर बनाए हुए थे, हमने बोला था कि भाई प्रेसिडेंट को वो सलाह देते हैं कि भाई ये इस मिनिस्ट्री में जाएगा, ये इस मिनिस्ट्री में अपॉइंट करना है, तो वो सारे के सारे काम देना, उनको वापस दूसरा काम देना, ये सारा का सारा काम जो है वो पावर भी होता है प्राइम मिनिस्टर का, ये ध्यान में रखना है। ही आल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस एनी मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर को हटाने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का होता है। एज ही क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स, जैसे ही वो किसी मिनिस्ट्री से निकलते हैं, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री, पूरी क्या मिनिस्ट्री क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है या कोलैप्स हो जाती है, हट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इतना पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। इफ द कैबिनेट is the most powerful institution in India, within the cabinet is it the prime minister who is most powerful। अगर हम लोग बात करें कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ इंडिया में अगर हमारे पास ऐसा है, तो जैसा कैबिनेट बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी। क्यों? क्योंकि पार्टी में वो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी वाले सपोर्ट वाले इंसान होते हैं, इसलिए क्या होता है कि वो पार्लियामेंट को और कैबिनेट को कंट्रोल भी करते हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए।
The media also contributes to this trend by making politics and election as a competition between the leaders of the parties. मीडिया भी उनके इस पावर प्ले को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है. In India too, we have seen such a tendency towards the concentration of the powers in the hands of Prime Minister. आज मॉडर्न डेमोक्रेसीज में प्राइम मिनिस्टर के पास में पावर अत्यधिक बढ़ रहा है. ये सब मीडिया की वजह से, टाइम की वजह से और बहुत सारे चेंजेस की वजह से बढ़ा हुआ है. हमारे अगर हम लोग एंशंट से टाइम शुरू करें, यानी कि स्टार्टिंग से अगर बात करें पहले प्रधानमंत्री की, तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ही एक्सरसाइज्ड इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी, बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक. और पब्लिक्स व्यू और पीपल्स विल हमने पहले ही बोला, तो वहाँ पे उनके पास में अच्छा सा इन्फ्लुएंस था. चाचा जी बोलते थे लोग ने, है ना, स्पेशली बच्चे. तो प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो बहुत टाइम से बड़ा है. चाहे वो इंदिरा गांधी हो, इंदिरा गांधी भी लोगों के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल लीडर थी वो, कंपेयर टू हर कलीग्स इन द कैबिनेट. ये भी पता होना चाहिए. प्राइम मिनिस्टर आल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजिशन. जैसे हमारे नरेंद्र मोदी आज के वर्सेस राहुल गांधी, अगर दोनों में देखें तो पर्सनालिटी का भी एक मैटर आ जाता है यहाँ पे कि कौन ज़्यादा और पावरफुल होगा. ये पता होना चाहिए बच्चों. However, in recent years, the rise of coalition parties has imposed certain restrictions, concentrates on the power of prime minister. आजकल पहले सिंगल पार्टी हुआ करती थी ना बच्चों, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कांग्रेस सिस्टम था. कांग्रेस एक ही पार्टी थी, छोटी मोटी पार्टी को भी दबा देती थी. लेकिन जैसे जैसे ये कॉलिशन का पार्टी का जो दौर चला है 1969 के स्पेशली बाद में, प्राइम मिनिस्टर के रोल जो है ना बहुत कम हो गया है ना. थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लग जाता है क्योंकि भाई एक पार्टी वाले चाहते हैं ओके, दूसरे पार्टी वाले नहीं चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पावर कम हो गया. लेकिन फिर भी हम लोग ये नहीं कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का पावर पूरी तरह से खत्म हो गया. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कॉलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजंस एज ही लाइक्स. क्यों? क्योंकि उसको अदर पार्टी के जो भी यूनिट्स है, अलाइंस है, उनसे भी पूछ के डिसीजन लेना पड़ता है. इंडिपेंडेंट डिसीजन बहुत ही रेयरली हो जाता है. एंड ही हैज़ टू एकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स, फैक्शंस इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग द अलायंस पार्टनर, है ना, उनसे भी मिलना पड़ता है. ही आल्सो हैज़ टू हीड टू द व्यूज पोजिशन ऑफ द कोलिशन पार्टनर्स एंड अदर पार्टीज ऑन वुड सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड्स. सबसे मिलके ही, मतलब वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता, कहना यही चाहते हैं हम लोग. अब हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं. हमारे होते हैं राष्ट्रपति. अब राष्ट्रपति कौन है? सो राष्ट्रपति पहले भी हमने कहा इज द हेड ऑफ द स्टेट. हमारे पूरे कंट्री के ये हेड होते हैं. फर्स्ट सिटीजन भी हम लोग बोलते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शन आर टू अ लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल. मतलब कि प्रेसिडेंट जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उनके जो फंक्शन है ना, वो एक तरह से ऐसे होते हैं जैसे कि क्वीन है हमारी ब्रिटेन की, उनके कोई फंक्शन होते हैं. मतलब एक तरह से सेरेमोनियल होता है, फंक्शनल होता है, हो जाता है. मतलब कि उसको सेलिब्रेशन वाला होता है. अगर प्रेसिडेंट साहब कहीं पे भी जाते हैं, या प्रेसिडेंट फीमेल भी हो सकती है ना, अभी भी हमारे जैसे राष्ट्रपति मुर्मू 2025 में वो है ना, तो फीमेल. तो यहाँ उनकी फंक्शन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, हमारे प्रेसिडेंट का जो भी फंक्शन होता है ना, वो सेलिब्रेटेड फंक्शन होता है. हमेशा मतलब तारीफ़ काबिल होता है. ये ध्यान में रखना है. ही और सी सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. अलग अलग जो हमने 3 बोले ना ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उनका सुपरविजन का काम हमारे प्रेसिडेंट का होता है. द कंट्री सो दैट द ऑपरेट इन द हार्मोनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट. ये इसके लिए वो करते हैं. प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. लेकिन हम लोग कॉमनली डायरेक्ट नहीं करते हैं उनका चुनाव. जैसे प्राइम मिनिस्टर में इनके चुनाव में हम लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोग डायरेक्टली भाग नहीं लेते हैं. ये ध्यान रखना. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, फिर इनका चुनाव कैसे होता है? जो एमपी होते हैं, हमने जो एमपी को जैसे 543 हमने बोला किसका? पूरे नेशनल गवर्नमेंट का लिए, यानी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए. तो वो सारे के सारे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के और लोकसभा के दोनों, क्योंकि वो इलेक्टेड होते हैं. एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट के इलेक्टेड लोग होते हैं, वो सब मिलके इलेक्ट हर उनका चुनाव करते हैं.
किनका? प्रेसिडेंट का, है ना, ये पता होना चाहिए। ए कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज टू गेट अ मेजोरिटी ऑफ द वोट टू विन द इलेक्शन। ये तो सबके लिए होता है। दिस एंश्योर दैट प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। इसलिए जो मेजोरिटी में वोट लेके आता है वो सब उसमें जीत सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। मतलब जैसा प्राइम मिनिस्टर के पास में लोगों का पॉपुलर सपोर्ट होता है ना, वैसा प्रेसिडेंट इस तरह से लोगों के बीच में नहीं जा सकते हैं। जैसे हमने चौधरी देवीलाल के बारे में भी पढ़ा, फिर वीपी सिंह के बारे में पढ़ा कि लोगों से उन्होंने अपील किया कि भाई हमें वोट करो, हम आपके लिए ये प्रॉमिस करते हैं, है ना। तो वैसा यहाँ पे प्रेसिडेंट के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। दिस इंश्योर दैट सी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, इसके लिए, ठीक है ना। इफ द सेम इज ट्रू of the power of the president, if you casually read the constitution you could think that there is nothing that she cannot do। मतलब कि उनके पास में ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट सब कुछ कर सकते हैं। हमारे वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं, हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। दैट्स वाई ऑल द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम से ही सब कुछ एक्टिविटीज़ या लॉ बनते हैं, सभी के सभी उनके सुपरविजन में होते हैं। प्रेसिडेंट इतने बड़े हाई कमांडर होते हैं। ऑल द लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इश्यूड इन हर नेम। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। दीज इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, the judges of the Supreme Court and the High Court of the states, the governors of the states, the election commissioner, ambassador to the countries। ये सारे के सारे, एम्बेसडर का मतलब राजदूत, है ना। तो यहाँ पे इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी इन्हीं के नाम से होता है। किन के नाम से? प्रेसिडेंट के नाम से। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज अग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। इनके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। बट वी शुड रिमेंबर दैट प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमने पहले पढ़ा था। उनकी एडवाइस पे ये सारे काम करते हैं वो। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस। अगर वो देते हैं उनको तो वापस वो बोल सकते हैं कि वापस एक बार सोच लीजिए। बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन बैक और अगेन सी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, है ना। तो प्रेसिडेंट का थोड़ा सा पावर यहाँ पे लिमिटेशन में आ जाता है बच्चों। फिर अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट और कंसेंट टू इट, है ना। उनकी स्वीकृति के बाद में कोई भी बिल कानून बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स सी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम एंड सेंड टू द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। बट इफ द पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन सी हैड टू साइन। ये थोड़ा सा लिमिटेशन और लग जाता है, तो उस वजह से इनका पावर और थोड़ा कम हो जाता है। फिर आगे क्या? व्हेन अ पार्टी और कोलिशन ऑफ द पार्टी सिक्योर अ क्लियर मेजोरिटी इन द इलेक्शन, द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट, मजबूर है, अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन दैट एंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हेन नो पार्टी और कोलिशन गेट्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा इलेक्शन, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हर डिक्रेशन यानी अपना विवेक, नॉलेज। तो ये एक थोड़ा सा अलग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हो जाता है प्रेसिडेंट के पास में कि अगर कोई भी लोकसभा इलेक्शन में पार्टी का विनर नहीं बना, अच्छे से मेजोरिटी सपोर्ट नहीं कर पाया, तो अब ये उनके विवेक पर, उनकी बुद्धि से, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एआई से नहीं, अपनी बुद्धि से वो डिसीजन करेंगे कि भाई पीएम कौन बनेगा, ताकि फिर वो ऑफर कर सकते हैं उनको कि भाई इतने टाइम में आपको मेजोरिटी सिक्योर करनी होगी, नहीं हुआ तो आप वापस नहीं बन सकते हो, ऐसा। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा इलेक्शन। इन सच ए केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू अप्रूव मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, है ना। तो ये हमें मानना चाहिए। फिर हमारा लास्ट जो आता है ना बच्चों, वो आता है जुडिशरी। जो लास्ट जो ऑर्गन है, हमने अभी तक हमने ये पढ़ लिया है भाई कि एग्जीक्यूटिव क्या होती है एंड लेजिस्लेचर क्या होता है। अब हमारा जो थर्ड ऑर्गन है ना, मेजर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का ये जो हमारा चैप्टर है, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो इसमें कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, तो यहाँ पे हमने दोनों के देखे। अब जुडिशरी जो हमारा थर्ड ऑर्गन है वो हम लोग बात करते हैं इसमें। लेट्स रिटर्न one final time to the story of office memorandum that we started with. This time let's
not recall the story, but imagine how different the story could have been. Remember, the story came to a satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. ये भी हमने पढ़ा. मामला शांत हुआ कि नहीं हुआ? इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, वो मामला एक तरह से पूरी तरह से शांत हो गया था, है ना. बाद में जैसे केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया, इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इन द फॉलोइंग सिचुएशन. आगे की सिचुएशन में देखो कि क्या होने वाला है. देखो, इफ देयर वाज नथिंग लाइक सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, इमेजिन करो आप, सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं होता तो जो कंट्रोवर्सी सेवरल टाइम से चलती आई ना, वो अभी भी चलती आती, है ना. आप मेरे सामने यूँ नहीं बैठते, आराम से बैठे हो घर पे, है ना, कहीं पे भी आप देख रहे हो, तो ये सिचुएशन नहीं होती बच्चों. सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं होता तो, इवन इफ देयर वाज ए सुप्रीम कोर्ट, इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. मान लो कि सुप्रीम कोर्ट होता लेकिन उसके पास पावर नहीं होता है गवर्नमेंट का जज के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया, वो फाइनल बोल दिया. अगर ऐसा होता इंडिपेंडेंट अगर नहीं रहते उनके पास में, तो सोचो आप, इमेजिन कीजिए आप, इवन इफ हैड द पावर, इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट. अगर लोगों को अपने इंसाफ पाने का भरोसा अगर नहीं होता सुप्रीम कोर्ट पे, फिर सोचो. Even if gave a fair judgment, if those who appealed against the government order did not accept the judgment, मान लो कि लोगों का विश्वास भी होता है न्याय मिलेगा, फिर भी अगर जो जजमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या होता. All the courts at different levels in a country put together are called the judiciary. सारे कोर्ट अलग अलग स्टेट के और उनके ऊपर इंटीग्रेटेड हमारी अपेक्स बॉडी कौन सी, सुप्रीम कोर्ट की, इन सबको हम बोलते हैं जुडिशरी. ये ध्यान में रखना चाहिए, है ना. सो इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, पूरे कंट्री के लिए, एंड हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, अलग अलग स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं, एंड कोर्ट्स एट लोकल लेवल, सेशन कोर्ट वगैरह. तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, और बाकी हमारे लोकल में भी, गाँवों में भी होते हैं. इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड यानी सब कनेक्टेड है. सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री. जैसे सारे बैंकों का आरबीआई होता है ना, कंट्रोल करने वाला, तो वैसे ही जुडिशियल जो मामले होते हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, पूरे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है. इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना. आपका मामला यहाँ चल रहा है तो आप यहाँ अपील कर सकते हो, यहाँ आपका अगर मामला चल रहा है तो यहाँ अपील कर सकते हो, लेकिन इन्होंने बोला वो फाइनल हो जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े हमारे हाई लेवल के जजेस होते हैं और वो सोच के ही डिसीजन लेते हैं, वर्डिक्ट आपके एकदम जस्टिस मिलेगा न मिलेगा. इट कैन टेक अप एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, between the citizens and the government, between two or more state and between governments at the union and state level. अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा और इजीली समझा देता हूँ कि जो जुडिशरी हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होते हैं ना, वो कौन कौन से मामले सुन सकते हैं लोगों के बीच में. मैं और आपके बीच में अगर कोई मामला चल रहा है, विचाराधीन है भाई, बहुत गंभीर है, तो वो मामले भी हमारे सुप्रीम कोर्ट सॉल्यूशन कर देगा. फिर गवर्नमेंट और मेरा और स्टेट गवर्नमेंट से लफड़ा चल रहा है तो वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ही है इसका. फिर दो गवर्नमेंट के बीच में, गुजरात राजस्थान के बॉर्डर का इश्यू हो या कोई भी इश्यूज हो, दो गवर्नमेंट है ना, गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार, तो ये भी मामला कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट. फिर बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, इनकी बात छोड़ो आप, राजस्थान गवर्नमेंट और गुजरात, राजस्थान गवर्नमेंट वर्सेस हमारे यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सीएम वर्सेस पीएम, ये भी मामले हमारे जो भी डिस्प्यूट होते हैं इनका सॉल्यूशन, रेड्रेसल, अपीलिंग जो होता है वो हमारे कोर्ट में होता है. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, हमारे जो न्यायालय होते हैं वो हाईएस्ट कोर्ट होते हैं अपील के मामले में, चाहे वो सिविल यानी नागरिकों के लिए हो, चाहे वो हमारे अपराधियों के लिए हो, सभी केसेस के लिए यहाँ पे अपील किया जा सकता है. इट कैन हेयर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट. Independence of the judiciary means that it is not under the control of legislature or executive. तीन हमने ऑर्गन पढ़े, लेजिस्लेचर पहला, एग्जीक्यूटिव दूसरा, इन दोनों से वो सेपरेट होता है. अगर मान लो दोनों सब तीनों कनेक्टेड होते तो वो जो लेजिस्लेचर है कोई भी कानून ऐसा बना देता है जो इनवैलिड होता है, एग्जीक्यूटिव हो जाता है, एग्जीक्यूटिव वो कर देता है, और फिर लोग बस लोगों को झेलने दो. अगर ऐसा सिस्टम होता तो इसलिए हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट बनाया है जुडिशरी को, ताकि अब है ना सबको जस्टिस मिलेगा,
है ना. जजेस डोंट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पार्टी इन पावर, इसलिए इंडिपेंडेंट है. दैट्स वाई ऑल द मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड executive. Judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President on the advice of Prime Minister in the consultation with the Chief Justice of Supreme Court. अब मान लो CJI, Chief Justice of India, CJI, Chief Justice of India, अगर इसका इलेक्शन अपॉइंटमेंट करना है तो यहाँ क्या कैसे होगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे इनके साथ में, प्राइम मिनिस्टर के साथ में. फिर इनके साथ में और कौन होगा, जो हमारा पहले का जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीजीआई, उनके साथ ये तीनों मिल के फिर मीटिंग करने के बाद में अगला सीजीआई कौन बनेगा, इस तरह से उनका अपॉइंटमेंट होता है. ये ध्यान में रखना है. इन प्रैक्टिस इट हाउ मीन्स दैट द मेजर senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and High Court. Senior most judges of the Supreme Court is usually appointed the Chief Justice. Once a person is appointed as the judge of Supreme Court or High Court, it is nearly impossible or to remove him or her from the position, है ना. उनको अपॉइंटमेंट मान लो प्रेसिडेंट साहब ने कर दिया, लेकिन उनको हटाने का काम उनके पास नहीं होता है भाई. इट इज़ डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जैसा हमारे राष्ट्रपति को हटाना, वैसे ही उनको लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेशन होता है. सभी जैसे लोकसभा राज्यसभा में बिल पास कराना होता है, फिर 2/3 जैसे पास होना चाहिए, फिर जाके वो हटता है. इसलिए ध्यान रखना है, जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन, है ना. एक ऐसा है कि ये बिल है इम्पीचमेंट मोशन, है ना, पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा. पार्लियामेंट के जो हाउस है ना, उनके कितने मेंबर, 2/3, टोटलिंग आप करके फिर 2/3 लगा देना. इतने लोगों ने पास किया, फिर वो सैंक्शन हो गया कि हाँ भाई ये इतने लोग मान रहे हैं, तब जाके जज हटते हैं. ऐसे नहीं हटाया जा सकता. आज तक का इतिहास हमारे इंडिया में जजेस को हटाने का नहीं हुआ. पीएम का जरूर हुआ है, प्रेसिडेंट का भी हुआ है, बट हमारे यहाँ पे जजेस का रिमूवल का अभी तक पार्लियामेंट में कोई केस नहीं आया. सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रिट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. कंट्री का हमारा जो कानून बना हुआ है 1950 को हमारे लिए 26 जनवरी को एप्लीकेबल हो गया था, वो हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में. अब भाई उसमें कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो लोगों के लिए सही नहीं है, इलीगल है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा इंटरप्रिटेशन का काम होता है ना, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है कि भाई ये कानून जो था ना उस समय बना था, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हुए नहीं, आज ये जनता इसलिए है. जैसे कि राइट टू फ्रीडम हमारे पास में है, राइट टू एजुकेशन हमारे पास में है. तो ये सब जो चीज़ें ना नए नए आए, वो सब इंटरप्रिटेशन की वजह से है. आज आपके पास में राइट टू फ्रेश एयर है, राइट टू गेट फ्रेश वाटर भी है, हाइजीन एयर वगैरह, ये सब चीज़ें हैं ना जो हमारे पास में आ जाते हैं, सब सिर्फ और सिर्फ PIL की वजह से, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे यहाँ पे लोग सुनते हैं, उन जजेस की वजह से. ये आपको ध्यान रखना है. सो दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी काइंड ऑफ लॉ of the legislature or action of the executive, whether at the union level or at the state level, if they find such a law or action is against the such a law or action is against the constitution. उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये 2 बार लाइन आ गई, कोई बात नहीं, तो अगर उन्हें लगता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कोई मामला या एक्शन या कोई भी लॉ, तो उसे वो खारिज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ आल्सो रूल्ड that the core or basic principle of the constitution cannot be changed by the parliament. पार्लियामेंट का पावर हमने बोला, नए कानून बना सकती है, एग्जिस्टिंग कानून को चेंज कर सकती है, उसमें अल्टर कर सकती है, उसमें रिप्लेसमेंट कर सकती है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, कोर जो वैल्यूज़ होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको चेंज करने का पावर पार्लियामेंट के पास बिल्कुल नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ वर्डिक्ट आ जाता है यहाँ पे, है ना, उनका फैसला आ जाता है. अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो सारे के सारे कानून इनवैलिड हो जाएंगे. ये सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होता है. पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज गार्डियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. हमारे फंडामेंटल राइट्स जो मिले हुए हैं 6, है ना, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट ने हटा दिए तो क्या होगा, ये भी इनवैलिड हो जाएगा. देखो हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स जो दिए हुए हैं वो भी इनवैलिड हो जाएंगे अगर उन्हें हटा दिया, वायोलेट कर दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल का गार्डियन माना जाता है, ये आपको संरक्षक माना जाता है. फिर कोर्ट्स हैव गिवन स्पेशल जजमेंट्स एंड डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स. इनके बारे में कोर्ट ने गवर्नमेंट को साफ साफ दिशा निर्देश दिए हैं. एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर PIL, पब्लिक
इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर किसी का होता है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ओके। द कोर्ट्स इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर रिसोर्सेज टू एनी डिसीजंस, टू मेक द डिसीजंस। दे चेक द मल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, है ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। दैट्स वाई द जुडिशरी एंजॉय ए हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। इसीलिए लोगों को हमारे न्याय व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा एक तरह से अनंत भरोसा होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों ये आज का चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बच्चों जैसा कि आपको पता है लास्ट में आके मैं आपको एक थैंक्स नोट दे देता हूँ। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों ऑलवेज कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग के साथ में आप पढ़ते रहो। बच्चों जैसा कि हमारे इस वीडियो में लगा दी मैंने आग, तो लाइक एंड सब्सक्राइब आपका एक जरूर बनता है, ठीक है। तो थंब इम्प्रेशन के साथ में मुझे एक लाइक चाहिए बच्चों आप लोगों से, और साथ साथ में घंटी का जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर।